फायर के ऐलान के बाद से मोदी सरकार बुरी तरह घिर गई है। दोनों देशों के बीच अमेरिका की एंट्री क्यों हुई, इस पर तो विपक्ष सवाल कर ही रहा है। इसके बाद ट्रंप के एक और बयान ने सियासी हलचल मचा दी, क्योंकि इस बयान में ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ सोशल पर कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है। अमेरिका ने शांति स्थापित करने में मदद की और कश्मीर पर समाधान के लिए मध्यस्थता की पेशकश की। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में आपकी मदद करने में सक्षम था। मैं आप दोनों के साथ मिलकर ये देखने के लिए काम करूंगा कि क्या 1000 साल के बाद कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। भगवान भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को उनके अच्छे काम के लिए आशीर्वाद दे। अब ट्रंप ने कश्मीर में मध्यस्थता की बात कही है और इसके बाद से भारत की सियासत में चर्चा का बाजार गर्मा गया है। सवाल मोदी सरकार से किए जा रहे हैं कि क्या सरकार ने शिमला समझौता खत्म कर दिया है, जिस समझौते में साफ लिखा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का निपटारा द्विपक्षीय वार्ता में होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश, पार्टी सांसद मनीष तिवारी, शिवसेना यूवीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल सहित विपक्ष के तमाम नेताओं ने सरकार से सवाल किया है कि क्या पाकिस्तान की जो मंशा है उसे भारत सरकार भी समर्थन देने को तैयार है, क्योंकि मोदी सरकार शिमला समझौते को समाप्त कर चुकी है। वैसे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने अपने बयान में कश्मीर का जिक्र क्यों किया। क्या भारत अब अमेरिका के दबाव में है? क्या भारत को अमेरिका के इशारों पर काम करना होगा? ये सवाल मोदी सरकार से पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार तो पीओके वापस लेने की बात करती थी, लेकिन यहाँ तो कश्मीर भी अब सेफ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह अमेरिका की मध्यस्थता के चलते भारत ने सीज फायर पर हामी भर दी, क्या उसी तरह कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत सरकार अमेरिका के दबाव में आ जाएगी? खबर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के कस्बा किरावली व्यापारी मोहल्ला से है, जहां आपको बता दें कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में पर्यटकों से धर्म पूछकर 26 पर्यटकों की हत्या की, जिसमें जवाब में हमारी भारतीय सेना के वीर सैनिकों ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर करके आतंकवादियों का खात्मा किया। भारतीय सेना के साहस को देखकर पाकिस्तान बौखला गया और गीदड़ भरी देते हुए बोला कि हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान के कहने पर हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत करेगा। इस बात पर हिंदुस्तान के देशभक्त मुसलमान नागरिकों से राय जानी हैदर अली, हाजी रईस जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा बीजेपी नवाब कुरैशी, मुखिया कुरैशी जिशान कुरैशी, हाजी कदीर बंटू शॉट, हाफिज जी शाहरुख, अनीस कुरैशी, मनीष कुरैशी, डॉक्टर अकरम कुरैशी मौजूद रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसवी न्यूज। मैं करमवीर सिंह, ब्यूरो चीफ आगरा देहात। ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो झगड़ा हो रहा है आपस में, पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म के नाम पर लोगों का धर्म पूछ कर उनमें गोलियां, उनका हत्याएं की। इसके बाद में हमारे देश की सेना ने एक कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें पाकिस्तानी आतंकवादियों का खात्मा किया। पाकिस्तानी हमारे दो विषय हैं कि पाकिस्तान ने जो किया वो गलत किया या सही किया। दूसरा विषय, पाकिस्तानी हुकूमत बोलती है कि हिंदुस्तान के मुसलमान हमारे कहने पर हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत करेंगे। तो आज हम किरावली में आए हुए हैं, व्यापारी मोहल्ला में। हमारे ये मुस्लिम भाई हैं, इनसे इनकी राय जानना चाहेंगे हम। आपका परिचय? हाजी रईस, जिला महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा। पाकिस्तान गलत है, हिंदुस्तान बढ़िया होगा। हम अपनी जान दे देंगे जो का हिंदुस्तान में रह रहे हैं। हमारा देश हिंदुस्तान है, पाकिस्तान गलत है। मुसलमान सब हिंदुस्तान के मोदी के संग हैं। हम पाकिस्तान से बहुत खिलाफ हैं। पाकिस्तान जो भी कर रहा है गलत काम कर रहा है का, और हिंदुस्तान अपनी जगह सही है। उन्होंने ये जो का जात पात पूछ के जो का मारा, ये गलत करा। इसलिए जो का हम तो पाकिस्तान को मैट देंगे, पाकिस्तान को जो का बिल्कुल खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान जी ना सोचे कि मुसलमान जो का तेरे बारे में बोल जा, तो मुसलमान हिंदुस्तान के मुसलमान तुझे जो का क्रिया खराब कर देंगे, तुझे जो का वहां से भगना पड़ेगा। जो का मुसलमान पाकिस्तान को मैट देंगे, जड़ से खत्म कर देंगे। जो का हमारे एक दूसरे भाई हैं, इनका विचार जानना चाहेंगे हम। आपका परिचय? फरीद हाजी, मेरे आधार कार्ड में फरीद हाजी है, जैसे मुन्ना कहना है।
ये जो हमारी कुरान आतंकवादियों सुनो, हमारी कुरान ये कह रही है आतंकवादी न हिंदू न मुसलमान राक्षस है वो। हमारी कुरान कह रही है अगर हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अगर 1 फुट जगह अगर पाकिस्तान मांगेगी तो हम गोली चला देंगे, अपनी जान दे देंगे, शहीद हो जाएंगे। हमारे ये और भी भाई हैं, इनसे विचार जानेंगे। हाजी कदीर, हम हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तान के पीछे जान भी दे देंगे। ये एक और हमारे भाई हैं, ये आपका परिचय? नाम क्या है आपका? इसरार कुरैशी। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो धर्म पूछ के जो हत्याएं की हैं, वो अच्छा किया या गलत किया? गलत किया साहब। इस धरती पर हमने जन्म लिया, अपनी धरती का सोचेंगे, हम पाकिस्तान की क्यों सोचने लगे? यहीं पैदा हुए, यहीं मरेंगे। अपने हिंदुस्तान के लिए तो हम तो जान दे देंगे, पाकिस्तान वो अपनी जगह, हिंदुस्तान अपनी जगह, हम अपने हिंदुस्तान के साथ। आपका परिचय? मेरा नाम हैदर अली खान। जो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो झगड़ा चल रहा है, और पाकिस्तान बोलता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान मेरे कहने पर बगावत करेंगे, हमारे कहने पर बगावत करेंगे हिंदुस्तान के खिलाफ। नहीं, ऐसा थोड़ी करेंगे। हाँ भाई, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो अपने देश के खिलाफ काम करेंगे ना हम लोग। मैं दूसरे देश से क्या मतलब है? हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन सवाल अब भी ये उठ रहे हैं कि ये कब तक कायम रहेगा। इस बीच भारत सरकार ने चिनाब नदी पर बने 2 डैम, सलाल डैम और बगलिहार डैम, दोनों के गेट खोल दिए हैं, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान से बढ़ते संघर्ष के बीच भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया था और पंजाब की लाइफलाइन मानी जाने वाली सिंधु नदी की सहयोगी चिनाब नदी का पानी रोकने के लिए उस पर बने डैम के गेट बंद कर दिए थे, जिससे पाकिस्तान में पानी का संकट पैदा हो गया था। फसलों की सिंचाई तो दूर, पीने के पानी के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो गई थी और अब अचानक से दोनों डैम का गेट खोलने से पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा भी पैदा हो सकता है। भारत की तरफ से डैम के गेट खोले जाने के बाद सूखी पड़ी जगह में भी अब पानी ही पानी नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में बीते कुछ दिनों में अच्छी बारिश हुई है, जिसके चलते डैम का जल स्तर बढ़ गया था और यही कारण है कि डैम के गेट खोलने पड़े हैं। आपको बता दें कि 8 मई को ही भारत ने बगलिहार डैम के 3 गेट खोल दिए थे, जबकि सलाल डैम के 2 ही गेट खोले गए थे, लेकिन अब पूरा बांध खोल दिया गया है। हालांकि इसके पीछे की मुख्य वजह बारिश है या कुछ और, इससे जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चला सैन्य टकराव फिलहाल थम गया है। वैसे इंडियन एयरफोर्स ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जल्दी ही इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान की तरफ से अगर कोई कार्रवाई हुई तो पलटवार करने में देरी नहीं लगाई जाएगी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से साफ कहा कि अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो जवाब और भी जबरदस्त और कड़ा होगा। पाकिस्तान अगर आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत करना चाहता है तो भारत इसके लिए तैयार है, बाकी किसी मुद्दे पर बात नहीं होगी। सीज फायर को लेकर भारत ने साफ कर दिया कि बातचीत डीजीएमओ के स्तर पर हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सीज फायर को अपनी जीत बताया। शहबाज शरीफ ने कहा कि ये न सिर्फ हमारी सेनाओं की बल्कि पूरे देश की जीत है। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐतिहासिक और मुंहतोड़ जवाब दिया। आपने दुनिया को ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ये खुददार और गैरतमंद कौम है। हमारी इज्जत, हमारा वकार और खुददारी हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी जड़ जमीन की सुरक्षा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। पाकिस्तान में सीज फायर को लेकर खुशियां मनाई गई तो भारत में हैरानी दिखी। पूर्व सैन्य अधिकारियों ने सीज फायर का स्वागत तो किया, लेकिन ये भी कहा कि अगर सेना को 2 दिन और दे दिए जाते तो पाकिस्तान पूरी तरह सरेंडर कर जाता। वो हमारे सामने टिक नहीं पा रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेनाओं की गूंज रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए 10 मई की शाम सीज फायर की घोषणा की गई। इसके बाद से विपक्ष मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। विपक्ष सरकार से पूछ रहा है कि आखिर किन शर्तों के साथ सरकार सीज फायर के लिए राजी हुई है।
उसी कड़ी में अब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस बात की जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी। उन्होंने दोनों पत्र साझा किए हैं जिसमें संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं विपक्ष के सर्वसम्मति से किए गए अनुरोध को दोहराता हूं कि संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। लोगों और उनके प्रतिनिधियों के लिए पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और आज के युद्ध विराम पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने की थी। ये आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर होगा। मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता से और तेजी से विचार करेंगे। सीजफायर के बाद से ही विपक्ष के नेता संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी इसे लेकर पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी थी। विपक्ष का कहना है कि सीजफायर की घोषणा होने के बाद इस पर सामूहिक रूप से चर्चा होना बहुत जरूरी है। साथ ही विपक्ष की मांग है कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए जिसमें पीएम मोदी जरूर शामिल हो। अब दोनों सदनों में नेता विपक्ष की तरफ से चिट्ठी तो लिख दी गई है, लेकिन देखना होगा कि सरकार विपक्ष की मांग माने। पाकिस्तान में सीज फायर लागू हो गया है, जिसके बाद से देश के हालात भी अब सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि केंद्र में अभी भी हाई लेवल बैठकें चल रही हैं, लेकिन लोग अब सुकून की सांस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे उनके मन का डर दूर होता नजर आ रहा है। अब बाजारों में भी चहल पहल देखी जा रही है। श्रीनगर के लाल चौक पर सामान्य हलचल दिखी। जम्मू में भी लोग राहत की सांस ले रहे हैं। बॉर्डर पर तनाव के चलते अपना घर छोड़ने पर मजबूर हुए लोग अब घर वापसी की उम्मीद जता रहे हैं। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है। राजस्थान के भी सीमावर्ती जिलों में संघर्ष विराम के बाद बाजार फिर से खुल गए और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ इलाकों में ब्लैकआउट के आदेश भी हटा लिए गए हैं। हालांकि सुरक्षा अलर्ट अभी भी जारी है। इसी तरह पंजाब के भी कई जिलों में ब्लैकआउट और प्रतिबंधात्मक आदेश वापस ले लिए गए हैं, जिससे सामान्य गतिविधियों के फिर से शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं एयरपोर्ट्स पर भी नॉर्मलसी आने लगी है। कुछ क्षेत्रों में हवाई अड्डों पर उड़ानें सामान्य होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, लेकिन कई हवाई अड्डों पर अभी भी प्रतिबंध लागू है। इस बीच संकेत ये मिल रहे हैं कि जल्दी ही स्कूल्स भी दोबारा शुरू हो जाएंगे, जो भारत पाक में बढ़ते तनाव के चलते बंद कर दिए गए थे। हालांकि जम्मू और कश्मीर जैसे क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों के कारण स्कूलों के खुलने में देरी हो सकती है। मौजूदा परिस्थिति में देश शांति की ओर लौट रहा है, लेकिन सभी चीजों को पूरी तरह से नॉर्मल होने में अभी थोड़ा वक्त लग सकता है। सुरक्षा बलों को अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है। Any other infrastructure, not the Pakistani military, not the Pakistani any other infrastructure. So that is what we have maintained on the 7th of May. However, what we saw in the evening of 7th of May, we were saturated with a raid of Pakistani unmanned aerial vehicles and small drones. And these came in waves in our civilian areas, over our military installations, and all of them were successfully intercepted. Few of them did manage to land. However, there was not much damage that they did. And we have our robust counter-US hard kill and soft kill systems which did the job. However, the difference here was that we had targeted the terrorists. The adversary now has targeted our civilians and the military infrastructure. So it had to be responded to. So in a quick and calibrated response, that very night, we struck their radar installations at Lahore and close to Gujranwala, the LYT installation, to indicate to him that we are ready. Yet, we do not want to escalate. Our fight was with the terrorists and not with the Pakistani military establishment. Thank you. Thank you, Air Marshal Bharti. So, ladies and gentlemen, he's outlined operations not only on the night of 6th and 7th of May, when Operation Sindoor commenced, but also on the subsequent night. Being well aware and familiar
with the congenital and impulsive nature of our adversary, and even though we did attempt to reach out and communicate our compulsions to strike at the heart of terror to my counterpart in the immediate wake of Operation Sindoor, the request was brusquely turned down, with an intimation that a severe response was inevitable and in the offing. We were, of course, prepared. Operations on the 7th and the 8th, Air Marshal Bharti spoken about. On the night of 8th and 9th of May, they flew drones and aircrafts into our airspace all across the borders and made largely unsuccessful attempts to target numerous military infrastructure. Violations on the line of control by Pakistan also commenced yet again and precipitated into fierce arty engagements. The air operations on the night of 8th and 9th of May, I'll yet again request the DG Air Operations to cover. So I just covered what happened on the night of 7th and 8th. What we found that on the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves and it was relentless. However, we were prepared and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night he sent in his Jihad class of UAVs. However, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. This continued till midnight. Our air defense preparedness ensured that there was no damage on the ground, either to the military installations or to the civilians. However, the enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations, which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter his drone attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. Here I would like to bring out another aspect. What we found was that while the drone attacks were being launched from somewhere close to Lahore, enemy had allowed his civilian aircraft to also continue to fly out of Lahore. Not only his own aircraft, but international passenger aircraft, which is quite insensitive, and we had to exercise extreme caution, even at the cost of some tactical disadvantage, to ensure that there is no damage to any of the civilian aircraft. And this was also brought out in our press briefing during the day. So I will now hand over to my colleague to cover the events of 9th onwards.
On land, we also undertook certain measures such as deployment of air defense and electronic warfare assets to establish an integrated grid with the Indian Air Force, and I have seen and heard some of you wax eloquent about the benefits of such an architecture when it comes to negating सूरज सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा, गांव दी गई अंतिम विदाई। जम्मू कश्मीर के टंगडार में दुर्घटना में शहीद हुए थे हवलदार सूरज सिंह यादव। बीते मंगलवार को सेना के काफिले के साथ जाते समय वाहन दुर्घटना में शहीद हुए थे सूरज सिंह। पार्थिव शरीर का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार गांव में भारी भीड़ अंतिम दर्शन के लिए पहुंची। भारत माता जिंदाबाद से नारों से गूंजा। सेना, पिता और पत्नी को राष्ट्रीय ध्वज दिया गया। वहीं शहीद सूरज सिंह की एक बेटी और बेटा है। अपने पिता के शव को देखकर रो रोकर बुरा हाल हुआ बच्चों का। सूरज सिंह का सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव प्रेमपुरा चकरनर नगर इटावा में किया गया। दूर दूर से शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए भारी भीड़ शहीद के गांव पहुंची। परिवार के लोगों ने शहीद के पार्थिव शरीर को देखकर फूट फूट कर रो पड़े। शहीद के बेटे ने पिता को मुखाग्नि दी। लियो 14 ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने और गजा में बंधकों की रिहाई के लिए भावनात्मक अपील की है। उन्होंने विश्व शांति के लिए मानवीय आधार पर दोनों पक्षों से हिंसा रोकने का आग्रह किया। ये अपील ऐसे वक्त में आई है जब रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं और गजा में इजराइल हमास संघर्ष ने जान माल का भारी नुकसान किया है। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुआ युद्ध अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के युद्ध विराम प्रस्तावों को बार बार खारिज किया है, जबकि रूस ने हमलों को तेज किया है। दूसरी ओर गजा में 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुए युद्ध में 46,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें 18,000 मासूम शामिल हैं। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के लिए युद्ध विराम समझौते चल रहे हैं, लेकिन प्रगति धीमी है। वहीं इस बीच पुतिन ने भी युद्ध विराम के लिए 15 मई को वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को न्योता दिया है। बताते चलें कि पोप लियो 14 जो हाल ही में पोप बने हैं, उन्होंने अपने संभावित पहले बयान में रूस यूक्रेन जैसे वैश्विक संकट पर ध्यान दिया है। उनकी ये अपील वेटिकन की शांति कूटनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा, हिंसा से कोई समाधान नहीं निकलता, सभी पक्ष बातचीत के रास्ते पर लौटें। उनकी अपील का असर अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये वैश्विक समुदाय को शांति के लिए प्रेरित कर सकता है। बांग्लादेश की सियासत में हड़कंप मच गया है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। यूनुस सरकार ने अवामी लीग को बांग्लादेश में बैन कर दिया है। इसके लिए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कानून में भी संशोधन किया गया, जिसके बाद सरकार को किसी भी राजनीतिक दल और उसके नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार मिल गया है। यूनुस सरकार ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अवामी लीग के खिलाफ ये कार्रवाई की है। इसकी जानकारी देते हुए सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अवामी लीग पर यह प्रतिबंध तब तक लागू रहेगा जब तक अवामी लीग और उसके नेताओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी ICT में चल रही सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, ताकि देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की जा सके। यूनुस सरकार के इस फैसले को अवामी लीग के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई ऐसे वक्त पर हुई है जब बांग्लादेश में चुनाव की मांग तेज हो रही है। लेकिन अब अगर चुनाव होते भी हैं तो अवामी लीग चुनाव लड़ ही नहीं पाएगी। ऐसे में शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी से लेकर अवामी लीग की बांग्लादेश की सत्ता में वापसी तक को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। अवामी लीग ने यूनुस सरकार के इस फैसले को अलोकतांत्रिक बताते हुए इसका विरोध किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदायों और मानवाधिकार संगठनों से इस फैसले की कड़ी निंदा करने की भी अपील की है।